क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि आज के टाइम में हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिसमें पहले रेडियोस आए, फिर टेलीविजन्स, उसके बाद मूवीज और फिर वीडियो गेम्स। उसके अलावा सबसे अहम चीज जो हमारे पास है वो है इंटरनेट। लेकिन क्योंकि हम लिटरेचर के लोग हैं तो इसलिए ना हम एलिजाबेथन टाइम की बात करेंगे जिनके पास इनमें से कोई भी चीज नहीं थी। तो फिर वो खुद को इंटरटेन कैसे किया करते थे? इससे पहले ना मैं आपको बता दूं कि उस टाइम के लोग ना मेहनत करने वाले और इंडस्ट्रीज चलाने वाले कम, जबकि बोल्ड और कॉन्फिडेंट ज्यादा थे। और उस टाइम उनका जो मेन पैशन था ना वो थिएटर था। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि उस टाइम के थिएटर्स कैसे हुआ करते थे, क्योंकि आप जैसा सोच रहे हैं वैसे तो वो बिल्कुल भी नहीं हुआ करते थे। आजकल के टाइम में जो वैल्यू टीवी की है ना वो उन लोगों के लिए थिएटर की हुआ करती थी। लोग इंटरटेन होने के लिए, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब, दोपहर को थिएटर देखने के लिए जाया करते थे। वो लोग दोपहर को ही क्यों जाया करते थे, इस बात का जवाब मैं आगे जाके दूंगा। आप, मैं, हम सब जानते हैं कि उस टाइम के फेमस प्ले राइट का नाम शेक्सपियर था। तो उस टाइम अगर कोई थिएटर में प्ले देखने के लिए जाया करता था ना तो वो ज्यादातर शेक्सपियर का ही प्ले हुआ करता था। इस वीडियो में हम शेक्सपियर के हेनरी फोर प्ले को लेकर चलेंगे जो कि उस टाइम हिस्ट्री प्लेस में काफी फेमस था। और इसकी एक खास वजह उस प्ले का एक विटी कैरेक्टर फॉलस्टफ था। अब जब हम कहते हैं ना कि अर्ली मॉडर्न इंग्लैंड में जब भी कोई आदमी सुबह उठकर प्ले देखने के लिए जाया करता था तो इसका मतलब यह है कि वो इस प्ले को देखने के पैसे भी देता था, और वो पैसे उस आदमी के उस सोसाइटी में रैंक के मुताबिक होते थे। पैसे देने की एक वजह यह भी होती थी कि वहां पर दोनों जेंडर्स के लोग हुआ करते थे। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि औरतों को तो प्ले में परफॉर्म करने की इजाजत नहीं होती थी, तो वो वहां पर क्यों आती थी? तो भाई साहब, हाँ ये सच है कि औरतें परफॉर्म नहीं कर पाती थी, लेकिन ऑडियंस में औरतें जरूर होती थी। लेकिन उनमें ज्यादातर प्रोस्टिट्यूट्स ही हुआ करती थी, अच्छे घर की औरतें वहां पर नहीं होती थी। ऐसा क्यों? वो इस वजह से, पहली बात तो ये कि उस टाइम के रिलीजियस लोग ना थिएटर को अच्छा बिल्कुल भी नहीं समझते थे। यानी वो इसे गुनाह समझते थे कि कोई अगर प्ले देखने के लिए जाया करता था तो, क्योंकि ऐसे ना एक आम आदमी चर्च में आने के बजाय थिएटर में प्लेस देखने के लिए आया करता था तो प्रीस्ट को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। इसलिए औरतों को वहां जाने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं होती थी, और यही एक वजह थी कि औरतों को प्ले भी परफॉर्म नहीं करने दिया जाता था। उसके अलावा दूसरी वजह ये थी कि ज्यादातर थिएटर्स जो थे ना वो ब्रॉथल्स के साथ ही बनाए हुए थे, और इसीलिए वहां पर ना प्रोस्टिट्यूट्स काम के सिलसिले में आया करती थी। अगरचे तकरीबन हर कोई उस टाइम में थिएटर में जाया करता था, लेकिन उसके बावजूद भी ना लंदन में बहुत कम थिएटर्स मौजूद थे। लंदन के बजाय ना थिएटर जो थे ना उनको थेम्स रिवर के साउथ बैंक के साथ बनाया जाता था या फिर वहां पर शिफ्ट कर दिया जाता था। और ऐसा इसलिए क्योंकि थिएटर्स को लेकर लंदन में स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस चल रही थी। लंदन में ना थिएटर को इसलिए अप्रूव नहीं किया जाता था क्योंकि थिएटर को प्लेग के फैलने की वजह समझा जाता था, और इसके अलावा ऑडियंस के बुरे बिहेवियर की वजह से भी थिएटर्स को लंदन में नहीं चलने दिया जाता था। उसके अलावा जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि थिएटर्स उस टाइम प्रोस्टिट्यूट्स के लिए और उनके कस्टमर्स के मिलने की जगह भी हुआ करता था, और उसके अलावा बहुत से लोग इस तरह छोटे और बड़े रैंक के लोगों के जमा होने को अच्छा नहीं समझते थे। इसके अलावा क्योंकि थिएटर्स में प्लेस दोपहर को परफॉर्म होते थे तो जो वर्कर्स होते थे ना वो अपने काम करने का टाइम प्लेस देखने में स्पेंड करते थे, जो कि लोगों को बर्दाश्त नहीं होता था। इसके अलावा इन थिएटर्स में टॉयलेट की फैसिलिटीज भी मौजूद नहीं होती थी, और लोग जो होते थे ना वो बाहर जाया करते थे इस काम के लिए। इस तरह वो जो सेवेज होता था ना उसको या तो गड्ढे में दबा दिया जाता था या फिर थेम्स रिवर में फेंक दिया जाता था। और ये थेम्स रिवर में सेवेज फेंकने का काम उस वक्त भी होता था जब थिएटर्स में लोग बहुत ही कम आया करते थे, इसलिए थिएटर से ज्यादा ये काम प्लेग्स के फैलने की वजह होना चाहिए था। अगरचे थिएटर्स को लंदन से बाहर कर दिया गया था, लेकिन फिर भी ना उनको सेंसर किया जाता था। इस टाइम ना गवर्नमेंट की एक ब्रांच थी जिसका नाम था ऑफिस ऑफ द रेवल्स, जिनका काम होता था कि वो उस चीज का ध्यान रखें कि कोई भी प्ले पॉलिटिकली या सोशली सेंसिटिव मटेरियल ऑडियंस के सामने पेश ना करे। हर परफॉर्मेंस से पहले ना एक ऑफिशियल होता था जो कि ड्रामे की मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ता था, और जो उसे ऑफेंसिव लगता था वो उसे निकाल देता था। इस तरह इन प्लेस को परफॉर्म करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता था, जो कि पूरी तरह से गवर्नमेंट के बारे में होते थे, जैसे कि हेनरी फोर प्ले। इस टाइम के थिएटर ना आजकल के थिएटर की तरह क्लोज नहीं हुआ करते थे, बल्कि वो ओपन एयर हुआ करते थे, जो कि आज के हमारे स्पोर्ट्स स्टेडियम की तरह थे, और वहां की ऑडियंस भी हमारे स्पोर्ट्स स्टेडियम की ऑडियंस की तरह ही हुआ करती थी। उसके अलावा प्लेस के लिए ना नेचुरल लाइट यानी दिन की रोशनी इस्तेमाल की जाती थी, यानी प्ले को रात के टाइम या फिर खराब मौसम में परफॉर्म नहीं किया जाता था। जैसे कि इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं कि ये शेक्सपियर का ग्लोब थिएटर है, जिसमें रेक्टेंगुलर एरिया स्टेज है, और इस स्टेज के सामने सर्कुलर एरिया है जिसको पिट कहा जाता है। जब लोग प्ले के लिए टिकट खरीद रहे होते थे ना तो वो चूज कर सकते थे कि वो पिट में बैठना चाहते हैं या फिर बालकनीज में। एलिजाबेथन टाइम के आम लोग या फिर वो लोग जो कि नोबिलिटी से बिलोंग नहीं करते थे ना उनको ग्राउंडलिंग्स कहा जाता था। उनको थिएटर में पिट एरिया में खड़े होने के लिए एक पैनी पे करना होती थी। उसके अलावा जो अपर क्लास के लोग हुआ करते थे ना वो गैलरीज में बैठने के लिए पे किया करते थे, जहां पर कंफर्ट के लिए कुशंस भी रखे हुए होते थे। और जो ज्यादा ही अमीर लोग हुआ करते थे ना वो ग्लोब स्टेज के बिल्कुल साथ ही कुर्सी लगाकर प्लेस को देखा करते थे। इसलिए ऑडियंस को प्ले को देखते हुए ना
इस नवाबजादे को इग्नोर करना पड़ता होता था जो कि स्टेज के बिल्कुल साथ ही कुर्सी लगाकर बैठा हुआ होता था। अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्लेस दिन में परफॉर्म हुआ करते थे, तो इसलिए जब प्लेस में रात वाला सीन आता था ना, तो ये चीज ऑडियंस को खुद ही इमेजिन करना होती थी। इस बात को ना मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मैकबेथ प्ले में एक्ट 2 की ओपनिंग लाइन में ना बैंक्वे कहता है, हाउ गोज द नाइट बॉय। अब ये लाइन प्ले के कैरेक्टर के लिए तो मामूली थी, लेकिन प्ले को देखने वाली ऑडियंस के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन थी। इस तरह ना कई बार शेक्सपियर ने रात को दिखाने के लिए अपने प्ले के कैरेक्टर्स को एक्चुअली ऐसी लाइंस दी हैं जो कि ऑडियंस को प्ले में नाइट टाइम को कंफर्म कर देती थी। उसके अलावा शेक्सपियर ने अपने प्लेस में नाइट को और किन किन पर्पसेस के लिए यूज किया है वो मैं आपको फिर किसी वीडियो में बताऊंगा। अगर जब मर्द और औरतें दोनों ही प्लेस को देखने के लिए आया करते थे, लेकिन जो अमीर औरतें हुआ करती थी ना, वो अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए मास्क पहनकर आया करती थी। और अगरचे औरतें भी प्लेस देखने के लिए आया करती थी और क्वीन एलिजाबेथ को भी थिएटर बहुत ज्यादा पसंद था, लेकिन फिर भी थिएटर जाने वाली औरतों को बुरा या फिर कैरेक्टरलेस समझा जाता था। यानी अगर कोई औरत थिएटर जाती थी ना, तो समझा जाता था कि शायद ये प्रोस्टिट्यूट है, क्योंकि थिएटर को एक बुरी जगह समझा जाता था और लोगों का तो औरतों के बारे में ये ख्याल था कि औरतों को अपने घर में अपने बच्चों के साथ ही रहना चाहिए। अब अगर टाइम की बात की जाए ना, तो बहुत से प्लेस का टाइम 3 घंटे तक का होता था, इसलिए ऑडियंस का जो बिहेवियर होता था ना, वो काफी खराब होता था। यानी वो परफॉर्मेंस के दौरान चुप नहीं रहते थे, ना तो वो टाइम पर आते थे और ना ही पूरा प्ले देखने के लिए रुकते थे। यानी वो किसी भी टाइम वहां से उठकर जा सकते थे। कई बार तो वो आधे प्ले के दरमियान आते थे और एक्टर्स को भी डिस्टर्ब करते थे। और अगर प्ले में कोई डल मोमेंट आता था ना, तो वो लोग आपस में बातें करने लग पड़ते थे और एक्टर्स के ऊपर सड़ी हुई सब्जियां, अंडे और टमाटर भी फेंका करते थे। इस टाइम ना 2 ब्लैक फ्राइज थिएटर भी मौजूद थे जो कि क्लोज थिएटर थे, यानी एक कमरे के अंदर थे, ना कि ग्लोब थिएटर की तरह ओपन थे। यानी आप समझ लें कि जो ग्लोब थिएटर था वो आउटडोर थिएटर था और जो ब्लैक फ्रायर थिएटर था वो इनडोर थिएटर था। और ब्लैक फ्रायर थिएटर की तरह जो इनडोर थिएटर्स होते थे ना, उनको प्ले हाउसेस भी कहा जाता था। शेक्सपियर की कंपनी ने ना 1608 में जाकर ब्लैक फ्रायर थिएटर्स में परफॉर्म करना शुरू किया था और वहां पर वो आउटडोर से 12 गुना ज्यादा टिकट प्राइस लेते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ग्राउंडलिंग्स इस तरह बिहेव करते थे तो अपर क्लास के लोग तो अच्छी तरह से बिहेव करते होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अपर क्लास के लोग भी कई बार अपना बुरा बिहेवियर शो करते थे। यानी जब स्टेज पर कोई अपर क्लास का कैरेक्टर आता था ना, तो वो उसके लिए चीयर करते थे, जैसे कि हेनरी IV में वेस्टमोरलैंड और प्रिंस हॉल का कैरेक्टर। और इसी तरह से जो ग्राउंडलिंग्स होते थे ना, वो लोअर क्लास के कैरेक्टर के लिए तालियां बजाया करते थे। और अगर कभी प्ले में ये दोनों क्लासेस लड़ती हुई दिखाई जाती थी ना, तो ये लड़ाई ऑडियंस में बैठी हुई दोनों क्लासेस में भी शुरू हो जाया करती थी। ऑडियंस अच्छे कैरेक्टर के लिए चीयर और बुरे कैरेक्टर के लिए बू किया करते थे। अगरचे हमें इस टाइम की ऑडियंस के बिहेवियर के बारे में थोड़ा बहुत पता है, लेकिन एक्चुअल एलिजाबेथन स्टेज के बारे में ना हमें कुछ ज्यादा नहीं पता। लेकिन क्योंकि उस टाइम के प्लेज स्टेज पर परफॉर्मेंस करने के लिए लिखे जाते थे, तो इसलिए ना टेक्स्ट में मौजूद स्टेज की डायरेक्शंस को देखकर हम इस बारे में काफी अंदाजा लगा सकते हैं। अगरचे हमें तब के थिएटर्स आज के मुकाबले में कुछ ज्यादा ही सिंपल लगते हैं, लेकिन उस टाइम के शेक्सपियरियन प्लेज में ना हमें स्पेशल इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। इन स्पेशल इफेक्ट्स में स्मोक इफेक्ट या फिर एक असली तोप को फायर करना और बैटल सीन्स के लिए फायरवर्क्स और रस्सियों की मदद से ऊपर से उड़ते हुए आना, ये सारे स्पेशल इफेक्ट्स शामिल हैं। उसके अलावा ना कब्रों की तरह के ट्रैप डोर्स भी बने हुए होते थे जो कि घोस्ट को जमीन से निकलते हुए दिखाने के लिए होते थे। वहां पर ना एक दीवार होती थी जो कि पर्दे से ढकी हुई होती थी, जो कि एक्टर के ड्रेसिंग रूम को स्टेज की बैक से अलग करती थी। इस वॉल को एरस कहा जाता था। इसलिए जब हेनरी IV के एक्ट 2 के सीन 4 में प्रिंस जो होता है ना, वो फाल्स्टफ को शेरिफ से छुपने के लिए कहता है, तो वो बिहाइंड एरस कहता है, जो कि यही दीवार थी। सारे थिएटर्स को इसी तरह से सेटअप नहीं किया जाता था। इंडोर थिएटर्स में ना जो पिट हुआ करता था ना, उसमें कुर्सियां लगी हुई होती थी और क्योंकि इंडोर थिएटर्स काफी महंगे होते थे, तो सिर्फ अमीर लोग ही वहां पर आया करते थे। तो इसलिए ना उस पिट में मौजूद उन चेयर्स को प्राइवेट कंसिडर किया जाता था। यानी आप समझ लें कि जो आउटडोर थिएटर्स होते थे उसमें जो पिट होते थे, वहां पर जो ग्राउंडलिंग्स होते थे ना, वो खड़े होने की 1 पैनी अदा करते थे। लेकिन इनडोर थिएटर्स के अंदर वही जो पिट वाला एरिया होता था वो बहुत ही ज्यादा महंगा होता था और वहां पर सिर्फ अमीर लोग आकर बैठते थे। अगरचे शेक्सपियर के टाइम में सीनरी पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन थिएटर कंपनीज ना फिर भी अपने कॉस्ट्यूम्स को बड़े ध्यान से तैयार करती थी। एक एक्टिंग कंपनी के लिए उनके कॉस्ट्यूम्स उनकी सबसे कीमती चीजें हुआ करती थी, लेकिन फिर वो कॉस्ट्यूम्स कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन गए कि
जब किसी एरिस्टोक्रेसी को लगा कि ये एक्टर्स ना एक्टिंग के अलावा भी इन कॉस्ट्यूम्स को अपना स्टेटस छुपाने के लिए यूज कर सकते हैं। कॉस्ट्यूम्स को एक्टर्स के जेंडर को छुपाने के लिए भी यूज किया जाता था, क्योंकि शेक्सपियर के टाइम में सारे एक्टर्स ही आदमी थे, तो इसलिए फीमेल के रोल्स को नौजवान लड़कों को दिया जाता था और वो नौजवान लड़के इन कॉस्ट्यूम्स की मदद से ही लड़की बना करते थे। एलिजाबेथन टाइम के अंदर जो प्लेज होते थे ना, वो डेली परफॉर्म किए जाते थे और हर रोज एक नया प्ले परफॉर्म किया जाता था। तो इसलिए ना इस चीज को एडवर्टाइज करना बहुत ही जरूरी होता था कि आज दोपहर को कौन सा प्ले परफॉर्म किया जाएगा। इसलिए इस काम के लिए ना फ्लैग्स यूज किए जाते थे, जिनके ऊपर अगले दिन या फिर उसी दिन परफॉर्म होने वाले प्ले के बारे में एक पिक्चर के साथ लिखा हुआ होता था। उसके अलावा प्ले की टाइप को बताने के लिए कलर कोडिंग यूज की जाती थी। काले रंग के फ्लैग का मतलब होता था ट्रेजेडी, सफेद रंग के फ्लैग का मतलब होता था कॉमेडी और रेड का मतलब होता था हिस्ट्री। किंग हेनरी IV की तरह के हिस्ट्री के प्लेज ना ज्यादातर नोबिलिटी के लिए उनके घर पर परफॉर्म किए जाते थे और इन एक्टिंग कंपनीज को साल में 12 बार इस तरह नोबिलिटी के लिए प्राइवेट में प्लेज परफॉर्म करने के लिए कहा जाता था। जब ये एक्टिंग कंपनीज किसी कोर्ट के लिए परफॉर्म किया करती थी ना, तो उन्हें स्पेशल इफेक्ट्स के लिए अच्छी खासी अमाउंट मिलती थी। उसके अलावा ना इनको सीनरी के लिए भी अलग से पैसे मिलते थे, जो कि ये लोग नॉर्मल परफॉर्मेंस में यूज नहीं करते थे। लेकिन कोर्ट वाली परफॉर्मेंस का जो ज्यादा फायदा इनको होता था ना, वो ये होता था कि एक तो ये इंडोर परफॉर्मेंस होती थी और इतनी ज़्यादा क्राउडेड भी नहीं होती थी और नोबिलिटी के लोग ही होते थे, तो इसलिए ग्राउंडलिंग्स वहाँ पर नहीं होते थे और नोबिलिटी के लोग ज़्यादातर अच्छा बिहेवियर शो करते थे। तो इसलिए कह सकते हैं कि जब नोबिलिटी के लिए प्ले परफॉर्म किया जाता था ना, तो वहाँ पर कोई सड़ी हुई सब्जियां नहीं फेंकता था और ना ही ऑडियंस में कोई चिल्लाता था। शेक्सपियर का हेनरी IV जो प्ले था ना, वो कोर्ट में इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था, इसलिए वो आउटडोर ही परफॉर्म होता था। लेकिन ये प्ले ना लोगों में काफी पॉपुलर हो गया और इस बात का अंदाजा यहाँ से लगता है कि इस प्ले को बहुत सारी डेट्स में प्रिंट किया गया। जैसे कि सबसे पहले इसको 1598 में, फिर 1599, 1604, 1608, 1613, 1632 एंड 1639। इतना ज्यादा प्रिंट होने का मतलब है कि ये प्ले बहुत ज्यादा परफॉर्म हुआ था और ये कमर्शियल सक्सेस बन गया। तो अगर उस टाइम के लोग प्ले देखने के लिए जाते थे ना और थिएटर के टॉप पर रेड कलर का फ्लैग लगा हुआ होता था, तो उसका मतलब ज्यादातर यही होता था कि यहाँ पर हेनरी IV प्ले परफॉर्म हो रहा है। इस प्ले की ना इस सक्सेस की वजह एक लोअर क्लास का कैरेक्टर था जिसका नाम था फॉलस्टफ, जो कि जब भी स्टेज पर आता था ना, तो लोग इसके लिए तालियां बजाते और इसके एक्शंस पर हंसते थे। इसकी इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी की वजह से ना शेक्सपियर ने इस कैरेक्टर को कुल 3 प्लेस में लिखा, जिसमें हेनरी IV पार्ट 1, हेनरी IV पार्ट 2 और द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर शामिल हैं। ये हेनरी V में भी होता है कैरेक्टर, लेकिन वहां पर इसकी कोई लाइन नहीं होती, बस इसकी डेथ के बारे में बता दिया जाता है। तो ये अर्ली मॉडर्न इंग्लैंड के अंदर एलिजाबेथन थिएटर के बारे में कुछ बातें थी। आई होप सो कि आपको ये अच्छी लगी होंगी। अगर आपको इसके अलावा कोई और फैक्ट पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते हैं तो हम पार्ट 2 भी बनाएंगे। थैंक यू।